आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रमेय 6.3 को सिद्ध करने वाले हैं। प्रमेय 6.3 का कथन क्या है? कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में दो त्रिभुज है, ठीक है, उन संगत कोण बराबर हो, संगत कोण कैसा हो तो बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत कोण इसका बराबर है, ठीक है, तो उनकी जितनी भुजाएं होंगी सभी समानुपाती होगी और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। यहाँ दो त्रिभुज है तो हम लोग दो फिगर बनाते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम ए बी और ये सी है, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम हम लोग देते हैं डी ई एफ। ये दो त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा डी ई एफ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इसमें क्या है तो इसका भुजा है जो बराबर है, संगत भुजा बराबर है। कोण ए डी के बराबर है, कोण बी है जो कोण ई के बराबर है और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है। ये बात दिया गया है, ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके? तो त्रिभुज डी ई एफ के, ये समरूप होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। तो ये दो त्रिभुज है तो यहाँ पे दो स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या तो दोनों त्रिभुज का भुजा बराबर हो या फिर बराबर नहीं हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्थिति में चलते हैं, केस फर्स्ट यानी स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में क्या मान लेते हैं कि जब ए बी बराबर डी ई हो, ठीक है। ये इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ए बी भुजा और डी ई भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में इस दोनों त्रिभुज में क्या होगा? तो कोण ए जो है कोण डी के बराबर है। कहाँ से? तो ये दिया गया है, ये शुरू में ही कह दिया कि इसका संगत कोण आपस में बराबर है। हम लोग लिख भी दिए कोण ए डी के बराबर है। कोण बी जो है किसके बराबर? तो कोण ई के बराबर है। ये बात भी दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर डी ई। कैसे? स्थिति फर्स्ट से यह भी हम लोग माने हैं कि हो सकता है कि इसका भुजा बराबर हो, तो ए बी बराबर डी ई हो। तब ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या निकल सकता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। हम लोग 9th क्लास में सर्वांग समता पढ़े हैं, तो यहाँ दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम किस आधार पे होगा? तो एस ए एस, साइड एंगल और साइड, तो दो एंगल यहाँ पे हैं, दो कोण। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये वाली कोण जो है इस कोण के बराबर है और ये साइड बराबर है। तो ए एस ए सर्वांग समता से, ए एस ए सर्वांग समता से, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज ये सर्वांग सम है। एंगल साइड एंगल, ये साइड पे दोनों एंगल स्थित है। तो ए एस ए सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम लोग कह सकते हैं कि बी सी जो है किसके बराबर होगा? तो ई एफ के बराबर होगा, तथा ए सी जो भुजा होगा किसके बराबर होगा? तो ए सी जो होगा डी एफ के बराबर होगा। कैसे? तो सी पी सी टी से, ठीक है। यदि यह बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बटर डी ई का जो अनुपात कितना है? जब दोनों बराबर है तो दोनों एक के बराबर है।
साथ ही साथ BC और EF का अनुपात भी 1 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। AC और DF का भी अनुपात बराबर होगा, और सभी किसके बराबर होगा? तीनों 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब जब तीनों 1 के बराबर है यानी इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर है। अब पहले से कोण भी दिया हुआ है कि इसका कोण सभी बराबर है और इसका भुजा समानुपातिक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC ये समरूप होगा किसके? तो DEF के। और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा स्थिति फर्स्ट के अनुसार। तो इस प्रकार हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो स्थिति फर्स्ट में इतना बात को ध्यान में रखना है, या तो दोनों भुजा बराबर हो, तो दोनों भुजा बराबर हो तो इस कंडीशन के अनुसार हम लोग ये जो सिद्ध कर देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। या फिर दूसरी स्थिति आ सकता है कि दोनों भुजा बराबर नहीं हो, अर्थात ABDE बराबर नहीं हो, तो उसमें भी दो स्थिति उत्पन्न आ जाएगा आपका। जैसे यहाँ समझते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्थिति सेकेंड, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये। इस त्रिभुज का नाम हम लोग डाल देते हैं ABC और इसका नाम डाल देते हैं DEF। ठीक है, ये नाम है दोनों त्रिभुज का, एक त्रिभुज का ABC है, दूसरा का DEF है। तो स्थिति फर्स्ट में हो सकता है कि AB भुजा DE के बराबर नहीं हो। यदि नहीं है तो हो सकता है कि छोटा हो, तो यहाँ लिखते हैं कि जब AB क्या है? छोटा है किससे? DE से। ठीक है, AB जो भुजा है छोटी है किससे? तो ये DE से छोटा है। अब यदि DE से छोटा है अर्थात DE बड़ा है, तो DE बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे एक रचना करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हमको रचना करने की आवश्यकता है। रचना में क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग DG इस प्रकार लिया कि DG बराबर AB। ठीक है ना, E बड़ा है तो E पर क्या बिंदु ले लिए हम लोग? G बिंदु एक इस प्रकार ले लिए कि यह जो है AB के बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम हम डाल देते हैं ये G। DG इस प्रकार लिया कि E AB के बराबर हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पे H यहाँ ले लेते हैं, यानी DH इस प्रकार लिया कि DH बराबर AC हो। ठीक है, GH को मिलाया, GH को मिलाया, तो इस G से H को हम लोग मिला दिए, GH को मिला दिए। इसमें क्या है कि AB जो है किसके बराबर? DG के बराबर है, और AC जो है किसके बराबर है? DH के बराबर ही है। ये हम लोग रचना किए हैं। अब चलते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में क्या है? तो दो त्रिभुज नजर आ रहा है हमको, तो त्रिभुज ABC तथा कौन सा त्रिभुज? एक जो नया त्रिभुज बनाया त्रिभुज DGH में। तो इस दोनों त्रिभुज में क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण A जो है कोण D के बराबर है। ये कैसे? ये तो दिया गया है, दोनों त्रिभुज का संगत कोण आपस में बराबर है। ठीक है, AB जो किसके बराबर है? DG के बराबर है। कैसे? तो ये रचना से। साथ ही साथ AC जो है इसका किसके बराबर है? तो DH के बराबर है। और ये भी कैसे बराबर है? तो ये भी रचना से दोनों बराबर आपस में। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज ABC जो होगा ये समरूप होगा किसके? त्रिभुज DGH के। अब समरूप किस आधार पे होगा? तो यहाँ पे एक एंगल है, दो साइड है, तो SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या होगा? तो ये सर्वांग सम होगा। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका संगत भाग बराबर होगा। संगत भाग बराबर होगा अर्थात कोण B जो होगा कोण G के बराबर होगा, तथा कोण C जो होगा कोण H के बराबर होगा। कैसे? तो CPCT से।
यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका संगत भाग बराबर होगा, तो कोण बी जी के बराबर होगा, कोण बी है जो जी के बराबर होगा, और कोण सी है जो एच के बराबर होगा सीपीसीटी से। अब दोनों बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पे, लेकिन कोण बी जो है किसके बराबर है, कोण ई के, तथा कोण सी जो है कोण एफ के बराबर, ये दिया गया है, ये दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते इधर, तो कोण बी है जो ई के बराबर है, अब पहले से हम लोग ला दिए हैं सीपीसीटी से कि कोण बी है जो जी के बराबर, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कोण जी और ई ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। साथ ही साथ कोण सी इधर बराबर है, तो कोण एच और कोण एफ भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसलिए कोण जी बराबर कोण ई तथा कोण एच बराबर कोण एफ होगा। फिर यदि सभी चीज बराबर इधर आ रहा है तो यहाँ पे कोण जी और ई का रिलेशन भी क्या होगा, बराबर होगा, कोण एच और एफ का भी रिलेशन क्या होगा, बराबर होगा। तो फिगर में देखते हैं जी और ई क्या है, बराबर है, एच और एफ क्या है, आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों संगत कोण है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग उसी बात को, लेकिन ये संगत कोण है। ये कैसा कोण है, संगत कोण है। यदि यह संगत कोण है तब जी एच जो होगा वह समानांतर होगा किसके, ई एफ के। ठीक है, यह संगत कोण होने के कारण जी एफ जो रेखाखंड होगा ई एफ के समानांतर होगा, तभी संगत कोण ये बन रहा है यहाँ पे। और यह यदि समानांतर है तो थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से यह जो रेखाखंड है जी एच जो है अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं कि डी जी बटा डी ई का जो अनुपात होगा वह डी एच बटा डी एफ के बराबर होगा। कैसे, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के उप प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के उप प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के उप प्रमेय से यदि चलते हैं तो यहाँ पे डी जी का रिलेशन डी एफ से, पूरा से इस डी जी का रिलेशन, ठीक है, इस डी एफ से पूरा डी ई से, उसी प्रकार इधर आपका डी एच का जो रिलेशन है किससे, तो ये डी एफ से, ये बराबर होगा किस आधार से, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के उप प्रमेय से। ठीक है, यहाँ भी इसको फर्स्ट मान लेते हैं। लेकिन डी जी जो है किसके बराबर है, तो ए बी के बराबर है। तो डी जी के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, ए बी पुट कर देते हैं, ए बी बटा डी ई। और डी एच किसके बराबर, ए सी के बराबर है, तो ए सी बटा डी एफ। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी जो है डी जी के बराबर है और ए सी जो है डी एच के बराबर है। ठीक है, इसे हम लोग फर्स्ट मानते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए बी बटा डी ई का जो अनुपात होगा ए सी बटा डी एफ के अनुपात के बराबर होगा। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अगला, यदि यहाँ पे जी और एच लिए हैं तो यदि हम लोग मान लें कि बी सी यदि छोटा है किससे, ई एफ से, तो ई एफ में रचना करके इस प्रकार है जो हम लोग फिगर ड्रॉ करके यहाँ पे इसमें रिलेशन निकालेंगे। तो उतना काम न करके हम लोग सीधे यहाँ पे एक बात नोट कर देंगे कि ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, ठीक है, ए बी बटा डी ई जो होगा किसके बराबर होगा, ठीक है, बी सी बटा ई एफ के बराबर होगा। इसको सेकेंड मान लेंगे, दोनों यहाँ चलेंगे फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो दोनों समीकरण से चलते हैं तो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है कि ए बी बटा डी ई जो है यह बराबर है किसके, तो ए सी बटा डी एफ के बराबर है, साथ ही साथ यह बी सी बटा ई एफ के भी बराबर है। तो यहाँ से संगत भुजा का अनुपात बराबर आ रहा है और संगत कोण पहले से बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा यह समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। और ये सेकेंड स्थिति से आपका
प्रूव्ड हो जाएगा। जो सेकेंड इसका कंडीशन है उस आधार पे यह है जो प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसी में आएंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे स्थिति थर्ड के तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आगे स्थिति थर्ड, जब ए बी बड़ा है किससे, तो डी ई से। अगर क्या है ए बी बड़ा हो जाए, जैसे यहाँ एक फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये ट्रेंगल है, ठीक है, इस ट्रेंगल का नाम हम लोग डाल देते हैं ए बी सी और इसका नाम डाल देते हैं डी ई एफ। तो यहाँ पे क्या हम लोग मानने हैं कि ए बी यदि बड़ा हो जाए डी ई से, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रचना करेंगे, डी ई को आगे बढ़ाएंगे इधर भी और इसको इधर भी बढ़ा करके इसको क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं। मान लेते हैं इसका नाम हम P डाल देते हैं, इसका Q डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रचना में कि डी ई को P तक इस प्रकार बढ़ाया, कि DP बराबर AB, साथ ही उधर भी बढ़ाए हैं तो DQ बराबर AC तथा PQ को मिलाया। ठीक है, तो हम लोग रचना करते हैं कि DE को P तक बढ़ा देते हैं। अब P तक ऐसा बढ़ाते हैं कि यह AB जो है इस DP के बराबर आ जाए, उधर भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं DF को Q तक बढ़ाते हैं कि AC जो है इस DQ के बराबर आ जाए। ठीक है, अब हम लोग प्रमाण चलते हैं। तो प्रमाण क्या है, तो दोनों त्रिभुज नजर आ रहा है हमको, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन सा है, DPQ में। तो इस दोनों त्रिभुज में क्या कह सकते हैं हम लोग कि कोण A जो है कोण D के बराबर है, ये दिया गया है। ठीक है, कोण A जो है किसके बराबर है, D के बराबर, ये बात दिया गया है। साथ ही साथ कहेंगे हम लोग AB जो है यह DP के बराबर है। कैसे बराबर है, तो रचना से। और AC जो है किसके बराबर है, तो DQ के बराबर है। और ये भी कैसे बराबर है, तो ये भी रचना से बराबर है। यदि बराबर है तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC यह सर्वांगसम होगा त्रिभुज DPQ के। और दोनों सर्वांगसम कैसे होगा, तो SAS सर्वांगसमता से। दो भुजा और उस दोनों भुजा के बीच का कोण आपस में बराबर है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यदि सर्वांगसम है तब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि कोण B जो होगा कोण P के बराबर होगा और कोण C जो होगा कोण Q के बराबर, CPCT से। इसका संगत कोण आपस में बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि B है जो किसके बराबर है, कोण B है जो E के बराबर है और कोण C जो है कोण F के बराबर है, ये दिया गया है। ठीक है, तो इस कारण कोण B भी दोनों बराबर है, तो इधर वाला भी आपका बराबर होगा। तो कोण P है जो E के बराबर तथा कोण Q जो होगा कोण F के बराबर होगा। ठीक है, कोण P है जो E के बराबर हो जाएगा, कोण Q है जो कोण F के बराबर ये हो जाएगा। अब यदि दोनों कोण बराबर हो, ठीक है, कोण P है जो किसके बराबर, कोण E के बराबर, कोण F जो है कोण Q के बराबर है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लेकिन ये संगत कोण है, लेकिन ये संगत कोण है। यदि ये संगत कोण है तो हम लोग कह सकते हैं कि EF जो रेखाखंड होगा PQ के समानांतर होगा। ठीक है, तो यदि PQ के समानांतर है तब ऐसी स्थिति में थेल्स प्रमेय से क्या यहाँ निष्कर्ष निकलेगा कि DE बटा DE का अनुपात किससे, DP से। उसी प्रकार DF का अनुपात किससे, DQ से। यह दोनों बराबर होगा।
कैसे, तो थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से, सीधे यहाँ पे लिखते हैं थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से। या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के उप प्रमेय से इसका अनुपात जो है बराबर होगा। और डीई किसके बराबर है, तो डीई जो है, सॉरी, डीई को डी ही रहने देते हैं, और डीपी किसके बराबर है, तो ए बी के बराबर है, ये रचना से। डीएफ को डीएफ ही रहने देंगे, और डीक्यू किसके बराबर है, एसी के बराबर है। यहाँ पे ये डीपी जो है ए बी के बराबर है, हम लोग रचना करके इसको आगे बढ़ाएं। और डीक्यू जो है किसके बराबर है, तो एसी के बराबर है। यदि इसका हम लोग विलोम कर दें, ठीक है ना, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पे, तो व्युत्क्रम करने पे हमको क्या प्राप्त होगा, तो ए बी बटा डी ई का जो अनुपात होगा ए सी बटा डी एफ के अनुपात के बराबर होगा। इसे हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। अगला जो भी सिद्ध करना है तो उसको उतना ना सिद्ध करके सीधे लिख देंगे हम लोग, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार। तो यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा ए बी बटा डी ई का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, तो बी सी बटा पी क्यू के बराबर होगा। इसे सेकेंड मान लेंगे। उसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट तथा सेकेंड से, दोनों समीकरण से हमको क्या निष्कर्ष निकलता है कि ए बी बटा डी ई का जो अनुपात है वह ए सी बटा डी एफ के अनुपात के बराबर है। साथ ही साथ यह बी सी बटा पी क्यू के अनुपात के भी बराबर होगा। सॉरी, बी सी बटा ई एफ होगा, पी क्यू यहाँ पे नहीं होगा, बी सी बटा ये ई एफ यहाँ पे लिखाएगा, बी सी बटा ई एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो संगत भुजा है का अनुपात बराबर प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ इसका संगत कोण बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अतः त्रिभुज ए बी सी जो होगा यह सर्वांगसम होगा किसके, डी ई एफ का। और यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, प्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग है जो इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। यहाँ तीन स्थिति बन रहा था। पहला कंडीशन था कि जब दोनों भुजा बराबर है, दूसरा था कि नहीं दोनों भुजा बराबर नहीं, तो नहीं है तो उसमें भी दो स्थिति बन रहा था, एक बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो दोनों स्थिति में हम लोग जांच करके देखें, निकाल करके देखें किस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। इस क्वेश्चन का, इस प्रमेय का आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपको बेहतर समझ में आएगा।